रिया बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, जिसकी शादी शर्मा परिवार में हो जाती है। जैसे ही वो अपने घर में प्रवेश कर रही होती है, तभी रिया की सास की पड़ोसन उसे बधाई देते हुए कहती है, बधाई हो शकुंतला देवी, तुम्हारे घर तो सरकारी नौकरी वाली बहू आई है। अब तो तुम्हारी किस्मत ही खुल जाएगी। सही कहा तुमने बहन, मेरे बेटे की किस्मत तो सच में चमक गई। वरना मेरा बेटा खुद तो प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन देखो उसे सरकारी नौकरी वाली पत्नी मिली है। लगता है पिछले जन्म में जरूर तुमने मोती दान किए होंगे, तभी तो तुम्हें इतनी सुंदर और संस्कारी बहू मिली है, वो भी सरकारी नौकरी वाली। चलो अच्छी बात है, वैसे बधाई हो तुमको। प्रिया ये सब बातें सुन रही थी, लेकिन उसे ये सब कुछ सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था कि लोग उसकी सरकारी नौकरी के लिए उसकी तारीफ कर रहे थे, बजाय इसके कि उसके व्यवहार और उसकी परवरिश में कितनी ज्यादा सफाई थी। रिया ने ये सब कुछ देखकर अब अपने मन में खुद से सवाल किया, कोई बात नहीं, सासू माँ की पड़ोसन थोड़ी अलग सोच की भी हो सकती है, इसलिए सासू माँ ने हाँ में हाँ मिला दिया होगा। मुझे सारी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए और अपने नए गृहस्थी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो ये सब सोच ही रही थी कि कुछ देर बाद प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है, जिसके बाद तभी वहाँ पर उसका पति मोहित आता है और कहता है, प्रिया, तुम अब तक सोई नहीं? तुम्हें कल ऑफिस भी तो जाना है ना? अरे नींद पूरी नहीं होगी तो ऑफिस में काम कैसे करोगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जी? आज तो हमारी सुहागरात है, तो मुझे तो आपका इंतजार करना ही था। ये तो मेरा फर्ज है, तो मैं कैसे सो सकती हूँ? अरे बाबा, ये सारे फर्ज तो हम बाद में भी निभा सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी नौकरी। तुम्हें पता है ना, मैंने भी 10 साल लगाए थे सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन कोई बात नहीं, पत्नी तो मुझे मिली, वो भी सरकारी नौकरी वाली। लेकिन मैं अभी अपनी नौकरी कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? अभी तो शादी को कितनी रस्में बाकी हैं। पहली रसोई की रस्म है, मुंह दिखाई की रस्म है, रिसेप्शन है, ना जाने क्या क्या है। मैं अभी से ऑफिस जाऊंगी तो ये सब कैसे होगा? अरे ये सारी रस्में हम सैटरडे संडे को स्केड्यूल कर देते हैं। और रही बात रिसेप्शन की, तो वैसे भी शादी में इतना खर्चा हो गया, तो रिसेप्शन में क्यों पैसा वेस्ट करना? प्रिया कुछ नहीं कहती और उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके सो जाती है। ऐसे ही उसकी शादी को 1 महीना गुजर जाता है। जब वो काम से घर आती है तो शकुंतला उससे उसका पर्स लेते हुए कहती है, आओ बहू आओ, आज तुम बहुत थक गई होगी ना, जल्दी से नहा धोकर अब फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की खीर, बैंगन का भरता बनाया है और रोटी भी बनाई है, गर्मा गर्म है। अभी तुम फ्रेश होकर आओ और फिर मैं तुम्हें सब कुछ परोस दूंगी। माँ जी, पर हमारे घर में तो रोज शाम को दाल चावल बनता है, खिचड़ी बनती है, मतलब रात के समय हम हल्का खाते हैं, फिर ये सब कुछ किस खुशी में बनाया है? भूल गई क्या बहू, आज 1 तारीख है, तुझे तेरी तनख्वाह मिली होगी, इसलिए मैंने ये सब कुछ बना दिया। माँ जी, तनख्वाह तो मिली थी, आधे पैसे मैंने इंश्योरेंस और बाकी की चीजों में भर दिए, बाकी के पैसे मेरे पास रखे हैं। पर आप क्यों पूछ रही हो? 1 तारीख की रात को EMI कटती है हमारी, और तेरे आने से पहले हमने तेरे मायके वालों को बोल दिया था कि हमें दहेज में कोई सामान नहीं चाहिए। लेकिन तुझे यहाँ जो जो सामान दिख रहा है, जैसे फ्रिज, AC, माइक्रोवेव, मशीन, ये सब हमने कैश थोड़ी ना लिया है। मोहित की तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है, इसलिए सब कुछ हमारा सामान EMI पर आया है, और वो EMI की किश्तें तो तुझे ही भरनी पड़ेगी। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि आपने सब कुछ EMI पर खरीदा है। और नहीं तो क्या। प्रिया ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी तनख्वाह की मोटी सी रकम अपनी सास के हाथ में रख देती है। अब उसके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि वो रोज अपने ऑफिस जाने का किराया ही भर सकती थी। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और एक दिन जब मोहित घर आया तो प्रिया ने कहा, मोहित जी, आज तो 10 तारीख है, 10 तारीख को आपकी तनख्वाह आई होगी, अब अपनी तनख्वाह मुझे दे दीजिए। नहीं प्रिया, तुम गलत समझ रही हो। मेरी तनख्वाह तो 7 तारीख को ही आ जाती है। मैंने पैसे निकलवा कर मम्मी को दे दिए थे। तुम्हें तो पता ही है ना, घर के 100 खर्चे होते, बिजली का बिल भरना, राशन पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, क्या आप मेरे हाथ में थोड़े भी पैसे नहीं रखेंगे? अरे तुम्हें मेरे पैसों की क्या जरूरत?
तुम तो खुद सरकारी नौकरी वाली हो और तुम मुझसे भी ज्यादा कमाती हो। भले ही मैं लाखों कमाती हूँ, लेकिन जब एक पत्नी के हाथ में अपने पति की पूरे महीने की मेहनत के पैसे जाते हैं तो उस बात की खुशी अलग होती है। जाने दीजिए, आप इस बात को नहीं समझेंगे। प्रिया की बात सुनकर मोहित कुछ नहीं कहता और चुपचाप सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। आज प्रिया की छुट्टी थी। उसने सुबह उठते ही खुद से कहा, आज मेरी छुट्टी है, सारा दिन आराम करूंगी और अगर मोहित जी समय से घर आ गए तो उन्हें लेकर मूवी भी जाऊंगी। प्रिया ये सोच सोच कर खुश हो रही थी। तभी वो नीचे जाकर देखती है तो आज नाश्ता तैयार ही नहीं था। तभी शकुंतला अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, अच्छा हुआ प्रिया बेटी, अब तू उठ गई। चल जल्दी से कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना ले और दोपहर में कुछ अच्छा खाना बना लेना। आज तेरी ननद आने वाली है, कल रात तक वो यहीं रुकेगी। क्या आज आपने नाश्ता नहीं बनाया? बहू, रोज मैं ही तो नाश्ता बनाती हूँ और जब आज तेरी छुट्टी है तो तू नाश्ता बना ले। भला आज के दिन मैं कोई घर का काम क्यों करूँगी, आज तो मेरी छुट्टी है। प्रिया रसोई में जाती है और उदास होकर खुद से कहती है, ये क्या बात हुई? सोमवार से शुक्रवार दफ्तर में सारा दिन काम करो, शनिवार रविवार चूल्हे में अपना माथा मारो। 2 दिन की तो छुट्टी है मेरी हफ्ते में, उसमें भी ननद जी आ जाएंगी और पूरा हफ्ता बर्बाद कर देंगी। प्रिया ये सब सोचकर परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी वो मन मारकर अपनी ननद की पसंद का सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है और बढ़िया सा खाना भी बना देती है। जैसे ही दोपहर का खाना लेकर वो अपनी ननद के कमरे में जाती है, तभी उसे अपनी सास और ननद की बातें सुनाई देती है। वाह माँ, तुम तो कमाल की हो, क्या बेवकूफ बनाया है भाभी को। उन्हें लगता है कि वो इस घर की लक्ष्मी है, बल्कि वो तो ईएमआई भरने की मशीन है, वो भी हमारे लिए। पूरे समाज में हमारी इज्जत बढ़ गई कि हमने बिना दान दहेज की शादी की है। हमारे पास पैसों की बारिश भी हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा तूने बेटी, जितने पैसों को दहेज में वो लेकर आती, उससे ज्यादा तो 4-5 साल में वो कमा कर दे देगी। ये बात सुनने के बाद प्रिया के सब्र का बांध टूट जाता है। वो कुछ नहीं कहती, सब लोगों से बातचीत थोड़ी बंद कर देती है, जिसे देख मोहित उससे अकेले में सवाल करता है। प्रिया क्या बात है, अब तुम पहले की तरह मुस्कुराते भी नहीं हो और कहीं दूर ले जाने की जिद भी नहीं करती। सब ठीक तो है ना? मोहित जी, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ऑफिस में कोई दिक्कत चल रही है और मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, तो आप क्या कहेंगे? मोहित ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो प्रिया? अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी तो इतनी सारी ईएमआई भरेगा कौन? प्रिया को कम से कम मोहित से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर प्रिया पूरी तरह से टूट जाती है और अगले ही दिन वो अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर जाने लगती है। तभी मोहित और शकुंतला कहते हैं, प्रिया कहाँ जा रही हो तुम? अरे कम से कम मायके जाने से पहले माँ से तो पूछ लेती। अगर 1-2 दिन के लिए जा रही होती तो माँ जी से पूछकर जरूर जाती, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहू, क्या बात हो गई जो तू घर छोड़कर जा रही है? अगर मोहित ने तुझे कुछ कहा है तो हमें बता दे। मैं आप दोनों की वजह से ही जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पर एक लड़की को, एक बहू को घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि ईएमआई की मशीन बनाकर आप लोग लाए हैं। मेरे पिताजी से आप लोगों ने दहेज नहीं लिया। उन्हें लग रहा था कि उन्हें राम जैसा जमाई मिला है, लेकिन आप लोग तो लालची निकले, जिन्होंने मुझे ईएमआई की मशीन बनाकर रख दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों को हर महीने की 1 तारीख को अपनी सैलरी भिजवाती रहूंगी। आप लोगों को सिर्फ ईएमआई भरने के लिए मशीन चाहिए, घर की लक्ष्मी नहीं। ये बोलकर प्रिया घर छोड़कर चली जाती है और 1 तारीख को अपने मायके से अपने ससुराल पैसे भिजवा देती है। लेकिन शाम को मोहित और शकुंतला प्रिया के मायके जाते हैं। अब आप लोग क्यों आए हैं? आप लोगों को ये लगता है कि वो पैसे जो मैंने भिजवाए कम थे? कोई बात नहीं, मैं अभी और ले आती हूँ। तभी मोहित ने पैसों का लिफाफा प्रिया के आगे करते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया, हमें माफ कर दो। हम लालच में आ गए थे, हमें ईएमआई की मशीन और घर की लक्ष्मी में फर्क ही नहीं पता चला। हमें माफ कर दो प्रिया, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हमें उस घर की बहू चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें नौकरी छोड़नी है तो तुम छोड़ सकती हो, ये तुम्हारा डिसीजन है, पर तुम घर चलो। हमें माफ कर दे बेटी, हमारे साथ चल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया को महसूस होता है कि उसके ससुराल वालों को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसके बाद वो अपने ससुराल वापस आ जाती है।
उस दिन के बाद प्रिया को ससुराल में वही इज्जत मिलने लगती है जिसकी वो हकदार थी। संभावना अपने बेटे पंकज के लिए रिश्ता ढूंढ रही होती है। वो कई सारी पढ़ी लिखी लड़कियों से मिलती है, लेकिन उसे कोई भी लड़की अपने बेटे के लिए पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सरोज का ये मानना था, बहू चाहे शहर की हो या फिर गांव की, बस घर संभालना आना चाहिए। ऐसे एक दिन सरोज और संभावना आपस में बात कर रही होती हैं। अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ रिश्ते देख देख कर, कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। बहू, तू चिंता मत कर, हमारे पंकज के लिए कोई ना कोई लड़की भगवान ने तो जरूर ही बनाई होगी। और वैसे भी जब तक तू अपनी ये शहरी बहू लाने की जिद नहीं छोड़ेगी, तब तक तुझे अच्छी लड़कियां कहाँ मिलेंगी। नहीं माँ जी, मुझे तो शहर की बहू चाहिए, गांव की बहू मुझसे झेली नहीं जाएगी। अरे आप दोनों भी ना कैसी बात करते हो। अरे बहू चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो, बस कोई घर संभालने वाली होनी चाहिए जो घर को स्वर्ग बना सके। वरना आजकल के लोगों को तो आप जानते ही हो कि कितने महान होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और गांव की लड़कियां आजकल कोई शहर की लड़कियों से कम नहीं होती है, ये बात तू अपनी माँ को समझा दे। सरोज और पंकज की बातें सुनकर संभावना मन ही मन गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। सरोज अपने पोते की शादी गांव की एक माधुरी नाम की लड़की से करवा देती है, जिसे सरोज बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा ही अपनी बहू को ताने मारती रहती, उसके काम में कोई ना कोई गलतियां निकालती रहती। ऐसी एक रोज वो अपने कमरे में बैठी योगा कर रही थी। तभी माधुरी वहाँ पर आ जाती है और अपनी सास को योगा करते हुए देखकर हंसते हुए कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? उल्टी सीधी होकर आपकी कमर में अकड़ आ जाएगी। मैं आपकी कोई मदद करूँ क्या? मुझे कमर सीधी करना बहुत अच्छे से आता है, मैं करूँ? ए दूर रह मुझसे, गवार कहीं की। ए तुम गवारों को आता ही क्या है? गांव के लोग होते हो, आता कुछ है नहीं तुम्हें। और तुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, और तुम मदद करने आ रही है। कोई जरूरत नहीं है, और अपने काम से काम रख। माँ जी, ये तो आप हमेशा ही बोलती रहती हैं। वैसे भी आपको हमारी मदद की जरूरत होती ही कब है। आप शर्माइए मत, मैं आपकी कमर सीधी करने का कोई पैसा नहीं लूंगी। आप भी याद करेंगी कि आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिला है। अरे याद तो जब करूंगी ना, जब तुझसे एहसान लूंगी। मेरी कमर कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई है, मैं योगा कर रही थी, गांव की गवार। ओहो, मैं भी किससे कह रही हूँ, तुझे क्या पता ये क्या होता है? कोई बात नहीं माँ जी, माना गाँव में नहीं देखा है, लेकिन अब यहाँ अपने ससुराल में तो देख रही हूँ ना। यहाँ देखकर जान भी लूंगी और समझ भी लूंगी। भगवान ही जाने किस मिट्टी की बनी है ये। इसकी मैं इतनी इंसल्ट कर रही हूँ, लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। माँ जी, आप कहाँ खो गई मेरी बातें सुनकर? आप तो एकदम चुप ही हो गई। तू यहाँ के मुझसे बकवास करने आई थी? कोई और काम नहीं है क्या तुझे? जा जाके काम कर, परेशान मत कर मुझे। अरे हाँ, आई तो मैं यहाँ काम करने ही थी, लेकिन आपसे बातें करने के चक्कर में भूल ही गई। आपको दादी जी ने नीचे बुलाया है, यही बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ। माधुरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने रसोई के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पंकज ऑफिस जाने के लिए नीचे तैयार होकर आता है और अपनी दादी, माँ और बहन राशि को पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर उनसे कहता है, क्या बात है, क्या बात है। आज मैं थोड़ा लेट क्या हो गया, आप सब खाने के लिए बैठ गए। मेरा इंतजार तक किसी ने नहीं किया। थोड़ा सा ही तो लेट हुआ था, लेकिन आप लोग मुझे भूल गए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी बस अभी बैठे ही थे नाश्ता करने के लिए। मैं बस अभी बहू को कहने ही वाली थी कि तुझे बुला लाए, तभी तू आ ही गया। क्या दादी, आप भी सफाई देने में लगी हो? और आप भाई रोज रोज लेट हो जाते हो, बेवजह सबको इंतजार करवाते हो अपने भाव बढ़वाने के लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपके ऑफिस वाले आपको कैसे झेलते हैं। सब मेरा इंतजार करते हैं क्योंकि सब मुझसे प्यार करते हैं। तेरी तरह नहीं कि मुझसे जलते हो, जल कुकरी कहीं की। एक काम करना, ये जो थाली उठा अपनी और बाहर गली में जो कुत्ता बैठा ना, उसके बगल में बैठ के खा। दोनों की जोड़ी ना क्या मस्त लगेगी। बस करो, कितना लड़ते हो तुम। और पंकज, तू क्यों भूल जाता है कि ये तेरी छोटी बहन है? इसके साथ प्यार से रहा कर, क्यों चढ़ाता रहता है इसे? हम सभी लोग तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। पंकज और रश्मि आपस में बहसी कर रहे होते हैं। तभी माधुरी सबके लिए आलू के पराठे और दही लेकर उनके पास आती है और सभी को देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल दादी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और अब आप लोगों को लड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से नाश्ता करिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं। क्या बात है भाभी, आपने तो मेरी मनपसंद चीज बना दी। मजा ही आ गया, दिल खुश कर दिया आपने।
बिल्कुल भाभी हो तो आपकी तरह। अरे पत्नी किसकी है, मेरी है ना, तो समझदार तो होना ही था। बस करो तुम दोनों, सच में एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा गए गुजरे हो तुम। इतना तो कोई छोटे बच्चे भी नहीं लड़ते होंगे। और बहू तू, और वो तेरा स्पेशल आम का अचार कहाँ है? बिना उसके हमारा नाश्ता पूरा ही नहीं होता है। दादी वो तो खत्म हो गया है, आप लोग आज नाश्ता कर लीजिए, मैं कल तक बना दूंगी। मैं 2 दिन पहले ही सारा सामान ले आई थी, मुझे पता था आप लोग बिना आम के अचार के खाना नहीं खाते हैं, इसीलिए। अच्छा किया बहू तूने, सच में तेरे आम के अचार में पता नहीं क्या जादू है। उसके आगे सारा खाना फीका लगता है। और तुम दोनों तो चुपचाप करके नाश्ता करो, समझे? सरोज के कहने पर सभी लोग चुपचाप बैठकर नाश्ता शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पंकज नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और माधुरी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर में वो अपने घर का सारा काम खत्म करके अचार बनाने में लग जाती है। तभी उसकी पड़ोसन उर्मिला वहाँ पर आती है और आम के अचार को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है, मैं क्या सही टाइम पे आई हूँ बहू तेरे घर? अरे तू अचार बना रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अगर मुझे पता होता ना तो मैं बहुत पहले ही आ जाती और सीख तो लेती कम से कम। वैसे बहू तू अपने आम के अचार में ऐसा क्या डालती है जो पूरे मोहल्ले में फेमस हो चुका है? आंटी जी आप तो हमेशा यही कहती हैं कि इससे पहले भी जब आपने मुझसे आम का अचार बनवाया था तब भी तो देखा था, लेकिन आप तो भूल ही जाती हो। आप सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको फिर से अपने घर के लिए अचार बनवाना है। हाँ बहू तूने सही कहा, मैं ना तुझसे यही कहने आई थी। देख बेटा, जब तू कहेगी ना मैं सारा सामान लेके आ जाऊंगी, बस तू मेरे लिए थोड़ा सा आम का अचार बना दियो। मेरी बहू तेरे घर के लिए आम का अचार बनाएगी, लेकिन जब तू उसे पैसे देगी तब। काम छोटा हो या बड़ा, हर चीज में मेहनत लगती है। अब अगर मेरी बहू के अंदर आम का अचार बनाने की इतना ही अच्छा गुण है तो वो क्यों ना बनाए और उसके पैसे भी क्यों ना ले। तू तो फूड डिलीवरी में ही काम करती है ना, अपने मालिक से बात करके मेरी बहू के आम का अचार उसमें शामिल करवा दे, ताकि मेरी बहू के हाथों का स्वाद सभी तक पहुंच सके। हाँ अम्मा जी, आपने ना बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको ये सब कहने की जरूरत क्या थी? अरे मैं ना अपने सीनियर से पहले ही बात कर चुकी हूँ, और तो और मैंने उनको टेस्ट भी करवा दिया और उनको ना बहुत अच्छा लगा है। अब ना आप बस देखते जाइए, जैसे हमारे पूरे मोहल्ले में फेमस हुआ है ना इसका अचार, वैसे ही पूरे शहर में फेमस हो जाएगा इसका अचार। अरे बातों बातों में तो मैं बताना ही भूल गई कि मैं बहू को पहला ऑर्डर देने आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं ना चलती हूँ। और हाँ बहू, तेरा ऑर्डर तैयार हो जाएगा ना तो मुझे बता दियो। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ माधुरी के आम का अचार आसपास के लोगों में फेमस होने लगता है। एक रोज माधुरी हॉल में बैठी आम का अचार बना रही होती है। तभी उसके साथ संभावना अपनी सहेली रूपाली के साथ घर आती है और अपनी बहू को चाय नाश्ता लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद वो चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को चाय देकर दोबारा से अचार बनाने में लग जाती है। उसको अचार बनाता देख रूपाली कहती है, संभावना, ये तेरी बहू इतना सारा आम का अचार क्यों बना रही है? क्या बात है, कहीं बेचने जाएगी क्या वो? अरे घर में पड़ी रहती है, टाइम पास के लिए कुछ होता नहीं है तो क्या ही करेगी। मेरे बेटे के पैसों में आग लगा रही है। अरे लोगों ने उसके थोड़े आम के अचार की तारीफ क्या कर दी, सर पे चढ़ गई है। लेकिन पता नहीं क्यों खुशबू ना बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। बहू, क्या मैं आम का अचार टेस्ट कर सकती हूँ थोड़ा सा? जी आंटी जी। अरे ये तो वही अचार है जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे अपने दोस्त के वहाँ से। माधुरी बेटा, क्या तुम इस अचार को बाहर कहीं बेचती हो? अगर बेचती हो ना तो प्लीज मेरे लिए भी ना 5 किलो पैक कर देना। जब से मैंने ये अचार खाया है ना, मेरी जुबान पे तो इसी का टेस्ट आ ही रहा है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। आंटी जी, मैं तो अपना आम का अचार बस आसपास के लोगों में बेच देती हूँ। पता नहीं अचार आपके घर वो इतनी दूर कैसे पहुँच गया। चलो खैर कोई बात नहीं, आज ही आपके लिए 5 किलो अचार पैक करवा देती हूँ। बहू, तेरा ये आम का अचार ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तो तू एक काम करना, इसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर दे। कसम से बहुत बिकेगा तेरा आम का अचार। जी आंटी जी, वैसे तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरी मदद कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ बहू, तेरी मदद ना तेरी सास भी कर देगी। क्यों संभावना, करोगी ना अपनी बहू की मदद? संभावना कुछ नहीं बोल पाती और उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू के अचार के बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर करवाती है और अचार की डिलीवरी का काम स्टार्ट करवा देती है।
बहू, मैंने तेरी जो मदद करनी थी ना वो कर दी। अब तू अपना बिजनेस खुद ही संभाल ले। शुक्रिया माँ जी। अब आप देखना कि मैं इस अचार के बिजनेस को कैसे चलाती हूँ। धीरे धीरे माधुरी का अचार का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है और वो ऑनलाइन अचार वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। एक दिन संभावना बाजार में जा रही होती है, तब एक औरत उसे देखकर कहती है, अरे आप वही है ना जिसकी बहू का अचार बहुत ही फेमस है? हम तो हर महीने आपकी बहू से बहुत सारा अचार मंगवाते हैं। आप बड़ी ही किस्मत वाली हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। उस औरत की बात सुनकर संभावना सोचती है कि ये औरत सही कह रही है। फिर वो अपने घर आती है और अपनी बहू को प्यार से उसे देखते हुए गले लगा लेती है और संभावना को समझ में आ जाता है कि गांव की बहू शहर की बहू से कम नहीं होती। नंदिनी अपनी माँ राधा के साथ रहा करती थी। नंदिनी का सपना शुरू से ही मॉडलिंग करने का था, पर अपने घर की कंडीशन की वजह से वो ना मॉडलिंग कर पाती है और ना ही आगे की पढ़ाई कर पाती है। उसके पिता की मौत के बाद से ही नंदिनी ही अपनी माँ की देखरेख करती। ऐसे एक दिन नंदिनी शाम को अपने घर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ बीमार होकर नीचे बेहोश पड़ी है। माँ, माँ क्या हुआ? आंखें खोलो माँ। हे भगवान, ये माँ को क्या हो गया है? माँ, आंखें खोलो माँ। नंदिनी के बार बार बोलने पर भी उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद नंदिनी डॉक्टर के पास जाती है और उनको बुला कर लाती है। देखिए ना डॉक्टर, माँ को क्या हो गया है? डॉक्टर नंदिनी की बात सुनकर राधा का चेकअप करता है और उसको कुछ दवाइयाँ देते हुए बोलता है, आपकी माँ को कुछ नहीं हुआ है, उनको कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया है। और हाँ, आप अपनी माँ को टेंशन मत लेने देना, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, उन्हें समय समय पर खिलाते रहना। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो वहीं अपनी माँ की तरफ देख नंदिनी की आंखों में आंसू आते हैं। समय यूं ही बीतता है। समय के साथ राधा ठीक हो जाती है। ऐसी एक दिन राधा अपनी बेटी से बोलती है, नंदनी बेटा देख, मेरी उम्र हो चली है। अगर कल को मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे बाद क्या होगा तेरा? इसलिए मैं चाहती हूँ अपने जीते जी तेरी शादी करवा दूँ। तू अपने ससुराल जाएगी, अपना घर परिवार संभालेगी तो मुझे भी चैन की नींद आएगी। अगर तू किसी को पसंद करती है तो बता दे बेटा, उसी से शादी करवा दूंगी तेरी। माँ, मैं किसी को पसंद नहीं करती और हाँ, आपको मेरी शादी जहाँ करनी है आप मेरी शादी वहाँ कर सकती हैं। नंदिनी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं अब राधा अपनी बेटी का जवाब सुनकर खुश हो जाती है और हर जगह नंदिनी के रिश्ते की बात को फैला देती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ बहुत जल्द नंदिनी की शादी राज नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी के बाद नंदिनी अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। नंदिनी काफी जिम्मेदार लड़की थी। नंदिनी की सास उर्मिला नंदिनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी ननंद प्राची अपनी भाभी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे एक दिन प्राची अपनी भाभी को आवाज लगाती है, भाभी, ओ भाभी, भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं बना क्या? प्राची की आवाज सुनकर नंदिनी हॉल में आती है और प्राची की बात का जवाब देती है, प्राची, खाना बना हुआ है पर तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं? आप इतने टाइम से यहाँ हो, आपको नहीं पता कि मैं बासी खाना नहीं खाती? आपको आपकी मम्मी ने संस्कार नहीं दिए? प्राची, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रही हो? और रही बात खाना खाने की, तो अभी 1 घंटे पहले ही बना है और अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम मत खाओ, या तो फिर खुद जाके बना लो। नंदिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो वही प्राची अपनी माँ के पास जाकर नंदिनी की सारी बात बताती है। प्राची बेटा, तू इतना भड़क क्यों रही है? वो पूरा दिन घर में लगी रहती है, उसके बाद भी तू उस पे इतना भड़क रही है। अरे वो पूरा काम करती है घर का, थक जाती है, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। और बेटा बात रही बदतमीजी की, तो वो तो तूने भी की है ना। माँ, आप भी अब मुझे ही सुना रही हो जबकि गलती भाभी की है। देखना, आप खुद भी एक दिन उनकी बदतमीजी के लिए सुनाओगी। प्राची भी वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन नंदिनी राज के साथ बाहर जाती है, जहाँ वो एक पोस्टर देखती है। उस पोस्टर में एक्टिंग के ऑडिशन की डेट थी। ये देख नंदिनी बस उस पोस्टर को देखती ही रह जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इस पोस्टर को इस तरह से क्यों देख रही हो? वो बस कुछ नहीं, ऐसे ही। नंदिनी अपनी नजरें चुराकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी राज उसका हाथ पकड़ता है और उससे जबरदस्ती पूछता है, नंदिनी क्या बात है? कुछ तो बात लग रही है मुझे जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ क्या बात है? राज जी, वो मेरा सपना था मैं मॉडलिंग करूं, लेकिन पापा के जाने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाई। माँ और घर की जिम्मेदारियों में उलझ के रह गई थी। नंदिनी, ये तुम्हारा सपना था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बताकर क्या करती राज जी? जो लड़की अपने सपने मायके में पूरे नहीं कर सकी, वो शादी के बाद क्या ही करेगी?
नंदिनी कैसी बात कर रही हो तुम ना अपना सपना पूरा कर रही हो, समझी? और मैं करवाऊंगा। पर राज जी माँ क्या कहेंगी? अरे माँ कुछ नहीं कहेंगी, ओपन माइंड है वो तो खुश होंगी तुम्हें ये करते हुए देखकर। तुम बस ऑडिशन की तैयारी में लग जाओ। राज की बातें सुनकर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आती है, जिसके बाद वो घर जाते हैं। घर जाने के बाद राज अपनी माँ से उसकी मॉडलिंग के बारे में बात करता है। भैया मैं ये बोल रही थी कि जैसे भाभी के लक्षण दिख रहे हैं ना, मैं यही कहूँगी कि आप इनको मॉडलिंग मत करवाओ। प्राची, तू आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई है? हाँ, नंदिनी सारा काम करती है घर का, ऊपर से उसका एक सपना है तो मैं वो भी पूरा ना करूं। और अपने आप को देखना, तू उसे क्या कह रही है? हाँ, खुद को देखा है तूने? हमेशा बदतमीजी करती रहती है सबसे। खुद तो बदतमीज है, अपनी भाभी को कह रही है। अपने भाई के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्राची को बहुत बुरा लगता है और वो चुप हो जाती है। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहू कुछ करेगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर तू तो जानता है ना कि मोहल्ले में क्या क्या बातें बनेंगी। माँ, लोगों का काम होता है बोलना। कोई हमारे घर में राशन लेके नहीं आ रहा राशन देने के लिए, तो बोलने का हक भी ना उनको नहीं होना चाहिए। और लोग अगर क्या बोलते हैं वो हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे माँ? और माँ, ये कुछ बन जाएगी ना तो लोगों का मुंह ना खुद बंद हो जाएगा। राज अपनी माँ को नंदिनी की मॉडलिंग के लिए मना लेता है, जिसके बाद अब नंदिनी मॉडलिंग के लिए फॉर्म को फिल कर देती है। समय बीतता है, बीते समय के साथ नंदिनी मॉडलिंग का खिताब जीत जाती है। मॉडलिंग का खिताब जीतने के बाद आए दिन नंदिनी को काम मिलने लगता है और वो काम में इतनी बिजी हो जाती है कि ससुराल पर ध्यान नहीं देती। समय बीतता है, एक दिन नंदिनी थकी हारी अपने घर आती है और कमरे में जाकर लेट जाती है। तो वहीं उर्मिला अपनी बहू के कमरे में आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज तू जल्दी आ गई, तो चलना थोड़ी देर ना हम साथ बैठते हैं। वैसे भी बहुत समय से ना हमने बात नहीं की, आज वैसे भी थोड़ा समय मिल गया ना तो कर लेते बात। आजा। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए, मेरा मन नहीं है बाहर आने का। नंदिनी की बात सुनकर उर्मिला कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को उदास देख प्राची अपनी माँ से उसकी उदासी का कारण पूछती है। उर्मिला भी अपनी बेटी को सारी बात बताती है, जिसके बाद प्राची अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है, भाभी ये क्या बदतमीजी है, माँ ने आपको हमारे साथ बैठने के लिए कहा और आपने उनको जाने के लिए बोल दिया। हाँ तो क्या गलत कह दिया है? अरे मैं तो थकी हुई हूँ तो यही कहूँगे ना कि मैं थकी हुई हूँ। अब तुम भी ना जाओ बस यहाँ से, मेरा अभी बहस करने का मूड नहीं है। नंदिनी की बात सुनकर प्राची को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी भाभी से लड़ने लगती है। दोनों ननद भाभी की लड़ाई हो ही रही थी कि वहाँ पर राज आ जाता है और इस वक्त नंदिनी गुस्से में अपना सारे घर का सामान फेंक देती है। पत्नी का ऐसा बर्ताव देखकर राज को बहुत गुस्सा आता है और वो नंदिनी पर चिल्लाते हुए बोलता है, नंदिनी, ये क्या बदतमीजी थी? हाँ, तुम प्राची से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ननद है वो तुम्हारी। वैसे ही जैसे तुम्हारी बहन मुझसे बात कर रही है। भैया मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनको मॉडलिंग मत करवाओ, लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी। देख लिया ना मॉडलिंग करवाने का नतीजा। अरे पहले भी तो भाभी मॉडलिंग नहीं करती थी, लेकिन घर तो संभाल रही थी ना वो। लेकिन अब देखो, भाभी बाहर रहती हैं, घर का कोई काम नहीं करती, और घर में रहती भी है ना तो तमीज से बात नहीं करती किसी से भी। नंदिनी की बदतमीजी और प्राची की ऐसी बात सुनकर अब राज को अपने फैसले पर बहुत दुख हो रहा था और वो ना चाहते हुए भी एक बहुत ही बड़ा कदम उठाता है। बस बहुत हो गया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी को दुख नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बारे में सोचा और तुमने ऐसा किया। तुम्हें आरामदायक जिंदगी चाहिए ना, अकेला रहना है ना तुम्हें, तो ठीक है ना, इस घर में आज से तुम अकेले रहोगी। आरामदायक जिंदगी जीना तुम। मैं अपनी माँ को और बहन को लेकर जा रहा हूँ और यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम तो कॉम्प्रोमाइज करोगी नहीं हमारे साथ, तो हम क्यों करें? हम भी जा रहे हैं यहाँ से। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी माँ और बहन को लेकर जा रहा हूँ। राज की बात सुनकर नंदिनी चुप हो जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए राज से कहती है, राज, मैं भले ही अपने संस्कार भूल गई हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। मैं मानती हूँ कि मेरी बदतमीजी बढ़ गई है, मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती। राज, मुझे माफ कर दो। भाभी अगर आपको माफी मांगनी ही है ना तो आप मुझसे नहीं, भैया और मम्मी से मांगो। मम्मी और भैया ने आपको सपोर्ट किया था और आपने दुख भी उनको ही ज्यादा दिया है, इसलिए अगर आपको माफी मांगनी है ना तो भैया और मम्मी से मांगो। प्राची की बात सुनकर नंदिनी अपनी सास के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। साथ ही वो अपनी मॉडलिंग छोड़ने का फैसला भी करती है। उसका फैसला सुनकर उसकी सास उसे माफ कर देती है, जिसके बाद नंदिनी कभी मॉडलिंग नहीं करती और अपने घर को अच्छे से संभाल लेती है।